दोस्तों आज हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड यानी जेपी पावर को डिस्कस करने वाले हैं। आखिरकार में वो खबर आ गई जिसका हमें इंतजार था, यानी आने वाले समय में फिर से जेपी पावर में तेजी की संभावना बन सकती है और इसके पीछे वजह क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है जिसके बहुत सारे परिणाम हो सकते हैं जेपी पावर पर भी। क्या है वो फैसला और आने वाले समय में क्या जेपी पावर में फिर से तेज़ी का माहौल बनेगा, क्योंकि स्टॉक लगातार नीचे भी आए लेकिन पिछले कुछ दिनों से स्टॉक के अंदर फिर से करंट लौट आया। वैसे जेपी पावर ने लोगों को काफ़ी मायूस भी किया और देख सकते हो कि क्वार्टर 3 के बाद जब रिजल्ट निगेटिव आया उसके बाद में काफ़ी गिरावट भी हुई, लेकिन इसके पीछे वजह कुछ और भी है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। वैसे जेपी पावर ने लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया क्योंकि 50 पैसे का स्टॉक था कोविड काल में, यानी 50 पैसे का स्टॉक 10 रुपये तक चला गया। रिटर्न बहुत ज़बरदस्त था लेकिन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की और स्टॉक फिर नीचे आया। तो अब यहाँ पे आगे की क्या संभावना बन रही है जानने की कोशिश करेंगे और जो लेटेस्ट अपडेट है उसको भी डिस्कस करेंगे और क्या भविष्य हो सकता है जेपी पावर का जो इस समय बिल्कुल 1 डिजिट में है और छोटा सा पेनी स्टॉक बना हुआ है। कंपनी के फंडामेंटल कैसे वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम कल के कारोबार की बात करें तो आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 5.70 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग अगले दिन की 5.65 की थी। इंट्राडे पे 5.60 भी देखने को मिला, यानी स्टॉक कुछ समय के लिए आपको रेड होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो हाई है वो 5.85 की और अंत में क्लोजिंग भी 5.85 पर ही है, यानी जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ है, यानी अंत में अच्छी खासी तेज़ी बनी है। और इसके पीछे वजह यह है कि बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे खरीदारी की है। 3.54% की शानदार तेज़ी के साथ में इसने क्लोजिंग दी है, जबकि बाजार में कोई खास तेज़ी देखने को नहीं मिली। अब पिछले 5 दिन में ही स्टॉक के अंदर हमें 10.38% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, यानी निचले लेवल से स्टॉक में फिर से बाउंस बैक देखने को मिला। अब इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है एफआई बाजार में फिर से खरीदार बन चुके हैं। अगर आप देख सकते हैं 3 अप्रैल को उन्होंने बाजार में 321 करोड़ की खरीदारी की फ्रेश। 5 अप्रैल को उनकी खरीदारी 806 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी और 6 अप्रैल को 475 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की। तो इस महीने की शुरुआत में आप देख सकते हो लगातार वो खरीदार बने हुए, तो उनकी बिकवाली से ज़्यादा खरीदारी है और इसकी शुरुआत मार्च के एंड में हो गई थी, यानी 2 दिन हमने देखा कि मार्च के अंतिम में भी उनकी खरीदारी शुरू हो चुकी थी। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है यहाँ पे जेपी पावर के लिए, क्योंकि जेपी पावर में लगातार खरीदारी काफ़ी समय से थी यहाँ पे एफआई की। और एफआई आप देख सकते हो दिसंबर से लगातार बिकवाल थे। दिसंबर में उन्होंने करीब 14,230 रुपीज़ की भारी बिकवाली की। जनवरी में उनकी बिकवाली बढ़ के 41,464 रुपये तक पहुंच गई और फरवरी में उन्होंने 11,090 रुपीज़ की बिकवाली की। तो लगातार वो बिकवाल बने हुए थे और मार्च में उन्होंने 1,997 रुपीज़ की खरीदारी की। तो 3 महीनों से उनकी बिकवाली जारी थी और इस 3 महीनों के दरमियान ही हम देखें तो जेपी पावर के शेयर में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। आप देख सकते हो 12 दिसंबर के आसपास स्टॉक 8.30 के आसपास था और दिसंबर से ही एफआई ने बाजार में बिकवाली शुरू की और जैसे एफआई की बिकवाली शुरू वैसे ही स्टॉक नीचे गया लगातार और 5.5 तक आ गया। तो आप देख सकते हो कि भले इसकी शेयर की प्राइस कम होने की वजह ये भी है कि रिजल्ट ख़राब था, लेकिन दूसरा कारण ये था कि पिछले 3 महीने से देखें तो एफआई बाजार से पैसे निकाल रहे थे और उनकी खरीदारी लगातार बनी हुई थी जेपी पावर में, और इसका इशारा आप ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हैं। मार्च 2022 में उनकी 1.20% की होल्डिंग थी जो जून में बढ़ के 2.83% हुई। सितंबर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा के 3.38% तक लाया और दिसंबर में 3.61% हो गई। तो दिसंबर तक उनका आंकड़ा पॉजिटिव था, वो लगातार खरीदारी कर रहे थे जेपी पावर में। लेकिन दिसंबर के बाद में जैसे ही वो बाजार में बिकवाल बने, जब उन्होंने सभी इंडेक्स के अंदर बिकवाली शुरू की तो उनकी बिकवाली पेनी स्टॉक के अंदर भी शुरू हुई और ऐसे में जितने पेनी स्टॉक थे वो नीचे आए, चाहे जेपी पावर हो, सुजलॉन एनर्जी हो या फिर रिलायंस पावर, जिनमें भी आप देखें तो एफआई का भारी रुझान था, जहाँ पे उन्होंने भारी निवेश किया था वहाँ से उन्होंने अपना निवेश निकाला और ये सारे शेयर नीचे आए। रिलायंस पावर भी इस समय 10 रुपये के आसपास स्टॉक है जो 25 के आसपास था। तो ये आप समझ ही सकते हो कि जो एफआई का रुझान जिस तरह होता है उसी तरह ये पेनी स्टॉक दौड़ते हैं और अब फिर से एफआई लौट आए तो ये स्टॉक भी दौड़ने को तैयार हो चुके। अब कंपनी की तरफ से आप देख सकते हो एक्सचेंज को जानकारी दी गई है, उन्होंने Q4 की तैयारी कर ली है और इसके लिए इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को भी क्लोज कर दिया गया। और इसके पीछे वजह यह है कि जब भी कंपनी अपना रिजल्ट उनके पूरा तरह से कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में उसका गैर फायदा न उठा ले, इसलिए इनसाइडर ट्रेडिंग बंद कर दी जाती है, जिसमें कंपनी के एम्प्लॉयज़, कंपनी के बोर्ड के सदस्य और प्रमोटर कोई भी अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। उनके लिए नॉर्मल ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके 40 आवर्स के बाद में ही नॉर्मल वो ट्रेडिंग कर पाएंगे। अगर हम इसके पुराने रिजल्ट की बात करें तो आप देख सकते हो दिसंबर 2021 में इन्होंने 1401 करोड़ का रेवेन्यू बताया था और दिसंबर 2022 में ये कम होकर 1201 करोड़ के आसपास है। तो पिछले एक साल में रेवेन्यू कम हुआ था। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस को देखें तो दिसंबर 2021 में
107 को भी इसका प्रॉफिट था, जहाँ पे दिसंबर 2022 में ये 218 को भी इसका लॉस में बदल गया। तो इसका ये दूसरा रीज़न भी था कि कंपनी को भारी नुकसान हुआ और इस वजह से भी यहाँ पे थोड़ा सा निवेश निकाला, लेकिन जो असली वजह थी वो थी एफआई। अब जैसे कि रिजल्ट फिर से हमारे सामने आने वाला है, जल्दी रिजल्ट होगा और रिजल्ट इस बार बेहतर रहेगा तो फिर से एक तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। वैसे इससे पहले देखो 2020 तक कंपनी लगातार भारी लॉस में थी। 2019 में देख सकते हो इनका रेवेन्यू 4.06 थाउजेंड को भी इसके आसपास था और कंपनी का प्रॉफिट 0.38 को भी माइनस था, यानी कंपनी को लॉस हुआ था। 2020 में रेवेन्यू घट के 3.40 थाउजेंड को भी तक आ गया और कंपनी का लॉस बढ़ के 2.16 थाउजेंड को भी तक आ गया। तो भारी नुकसान हुआ था, लेकिन उसके बाद 2021 में कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ते हुए 3.59 थाउजेंड को पहुँच गया और प्रॉफिट 0.23 थाउजेंड को भी तक पहुँच गया। तो कंपनी फिर से आ गई प्रॉफिट में। 2022 में रेवेन्यू बढ़ के 4.86 थाउजेंड को भी तक पहुँच गया और प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ, 0.11 थाउजेंड को भी इसका इनको प्रॉफिट मिला। और पिछला जो क्वार्टर 3 था वो काफ़ी ख़राब था, लेकिन ओवरऑल देखें तो 2021 से कंपनी का प्रदर्शन अच्छा है। अभी अब एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गवर्नमेंट की तरफ से थर्मल पावर प्लांट के लिए एक नया नियम लागू कर दिया गया, यानी जो भी कंपनी अब अगर कोई नया थर्मल पावर प्लांट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उनके लिए अब ये मैंडेटरी हो गया कि 40% जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा उनकी तरफ से उसमें 40% का योगदान वो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से होगा। यानी 60% जो भी बिजली बनेगी वो थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से बनेगी, लेकिन 40% उनको ग्रीन एनर्जी के सोर्स भी उपलब्ध कराने होंगे, जिसमें विंड एनर्जी हो या फिर सोलर एनर्जी या फिर कोई दूसरे सोर्सेज। तो कुल मिला के उन्हीं को अब परमिशन मिल पाएगी जो ग्रीन एनर्जी को अपनाएंगे। तो सरकार की ये नई पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गई है और ये 31 मार्च 2025 तक चलेगी। तो इसके बीच में जो भी थर्मल पावर प्लांट के लिए नई परमिशन आएगी और जो भी थर्मल पावर प्लांट नए लगाने चाहेंगे उनको इस नियम के तहत आना होगा और उनको ग्रीन एनर्जी के सोर्स को भी साथ में अपनाना होगा, तभी उनको परमिशन मिल पाएगी। सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल बढ़े और इसीलिए थर्मल पावर प्लांट के लिए कंडीशन लगाई गई है और ये कंपलसरी है। तो ऐसे में अब ये अगर जेपी पावर के लिए भी अगर नया पावर प्लांट शुरू करना है तो उनको ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भी एंट्री करनी होगी। और वैसे भी इन्होंने इच्छा जाहिर कर दी थी कि ये भी ग्रीन एनर्जी में जल्दी जल्दी अपने कारोबार को जाके वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। इसके अलावा कोल माइंस ऑलरेडी इनके पास 2 है। पहले कोल माइंस थी और अभी रिसेंटली इन्होंने कोल माइंस और ऑक्शन के माध्यम से खरीदी है। इसका मतलब ये अपने थर्मल पावर प्लांट के कारोबार को आगे बढ़ाएंगे और इसको अगर आगे बढ़ाना है तो ज़रूरी है कि उनको ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भी एंट्री करनी पड़ेगी, यानी जल्द ही वो ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भी जेपी पावर आपको एंट्री करता हुआ दिखाई देगा। और वैसे भी देखें तो सीमेंट ग्रेडिंग का बिजनेस इन्होंने अपना बेच दिया है और उस सेक्टर से बाहर निकल गए। तो अब ये पूरी तरह से एनर्जी के सेक्टर में आगे बढ़ेंगे और इसमें कारोबार में वृद्धि की संभावना भी बनेगी। तो कुल मिला के जो सरकार का जो नियम है उसके तहत आने वाले समय में इनको ग्रीन एनर्जी में एंट्री करनी ही होगी। वैसे कंपनी के अगर फंडामेंटल देखें तो काफ़ी ठीक लग रहे। मार्केट कैप 3,975 करोड़ के आसपास है। अगर करंट प्राइस की बात करो 5.80 है, लो इसका 5.15 का है और जो रिसेंटली अभी बना था वहाँ से अच्छा बाउंस बैक भी दिया। 9.45 का इसका 50 रुपये का हाई है और ऊपर के लेवल से स्टॉक आप देख सकते हो काफ़ी नीचे आया है। स्टॉक का पी 40.90 का है और बुक वैल्यू इसकी 15.60 के। अपनी बुक वैल्यू से स्टॉक इस समय बहुत नीचे है, यानी ऊपर जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। आरओसी इसका 5.59% है, आरओई इसका 1.04% है और फेस वैल्यू 10 है। तो आप देख सकते हो फंडामेंटल इसके ठीक लग रहे। इसके अलावा अगर हम पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें, सबसे पहले सेल्स की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से सेल्स इनका 11% पॉजिटिव था। 5 ईयर के हिसाब से कोई भी अपडाउन नहीं था, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से सेल्स 6% पॉजिटिव था। इस TTM 39% पॉजिटिव है, यानी पिछले 10 साल में सेल्स कंपनी का सबसे शानदार इस समय दिखाई देगा। प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से -12% था, 5 ईयर के हिसाब से 16% पॉजिटिव था, 3 ईयर के हिसाब से सेल्स बढ़ के 31% पॉजिटिव हुआ, लेकिन इस TTM -57% है। तो प्रॉफिट में भारी गिरावट हुई है, यानी कंपनी को एक तरह से बड़ा नुकसान हुआ है और यही शेयर के नीचे आने की एक वजह और बनी। अब स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 13% निगेटिव थी, 5 ईयर के हिसाब से इसने 4% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से इसका रिटर्न 94% पॉजिटिव था, यानी जिसने भी 3 साल पहले निवेश किया उसको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला। 1 ईयर के हिसाब से वापस 30% स्टॉक डाउन हो चुका है। अगर हम इसके ROE को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से -5% है, 5 ईयर के हिसाब से देख सकते हो -7%, 3 ईयर के हिसाब से -5%, लेकिन इस लास्ट ईयर 1% पॉजिटिव है। तो ROE में भी सुधार हो चुका है। कुल मिला के देख सकते हो कंपनी के फंडामेंटल इस समय ठीक लग रहे और अगर इस बार रिजल्ट Q4 का अच्छा रहा तो मुझे लग रहा है कि तेज़ी की संभावना भी बन जाएगी।
तो इस समय आप देख सकते हो कि स्टॉक में संभावना तो बहुत सारी पॉजिटिव बनी हुई है। आगे कंपनी की रणनीति क्या रह सकती है, तो Q4 के रिजल्ट के समान जो कंपनी अपनी तरफ से अनाउंसमेंट करेगी उसी के ऊपर इसका दारोमदार है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एफआई फिर से लौट आए तो शेयर की प्राइस बढ़ने की भी संभावना बन चुकी है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।